स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर 22 में हमने पढ़ा था 71 प्रश्न, आदर्शवादियों ने किन शिक्षण विधियों को महत्व दिया था। तो देख लीजिए, आगमन निगमन, प्रश्नोत्तर, अभ्यास, निर्देशन विधि, खेल विधि और तर्क विधि और संवाद विधि, ये और इनके जो जो जनक थे उनके बारे में था। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 23 में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में लघुत्तरीय प्रश्नों में हम लोग आगे से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये 2 मार्क्स का होता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 72 क्या है, और जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैंने पूरा पढ़ा दिया, वहाँ से जाकर फर्स्ट सेमेस्टर वालों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, पूरा पढ़ा दिया है, PYQs जो भी हैं और थ्योरी। अति लघुत्तरी, लघु, बहुविकल्पी, लगभग पिछले 6-7 वर्षों का भी प्रश्न पत्र पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान बताइए। तो बताना है आदर्शवाद में, यानी कि आइडियलिज्म में बताना है शिक्षा का स्थान। तो आइडियलिज्म में शिक्षा का स्थान बताना है। चलिए शुरू करें। तो आदर्शवाद क्या है, विचारों, देखिए नाम ही आदर्श, गांधी जी के बुने लोग कहते हैं कि बहुत गांधीवाद बन रहे हैं, क्या बड़ी गांधी जी के आदर्शवाद पर मत चलिए, लोग नहीं कहते हैं, ताना मारते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, आदर्शवाद। आदर्शवाद विचारों और आदर्शों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, वह शिक्षा में शिक्षक को सबसे ऊपर स्थान देता है, यानी कि आदर्शवाद में क्या है, शिक्षक सबसे ऊपर है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है, यानी विद्यालय क्या है, बागीचा है, और विद्यालय एक बागीचा है, और उसमें जो भी विद्यार्थी हैं उस बागीचे के क्या है, फूल हैं, और शिक्षक क्या है, माली है। आदर्शवादियों का मत है कि विद्यालय क्या है, बाग है या बागीचा है, छात्र कोमल पौधा है, और शिक्षक क्या है, कुशल माली है, जो बच्चों को समय समय पौधे रूपी में पानी देते हैं। शिक्षक यानी कि ज्ञानवर्धक चीजें बताते हैं। मालिक की उपस्थिति में, यानी कि शिक्षक की उपस्थिति में क्या होता है, पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होता है। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। अब गोभी का पौधा अगर जमीन में आप बोते हैं तो गुलाब का पौधा कैसे हो जाएगा, जब वहां पे सीड्स यानी कि जो बीज है वो क्या है, गोभी का है। फिर भी माली की उपयोगिता है, वह व्यर्थ नहीं होता। माली के लिए कुछ कार्य होते हैं, ठीक है, वह अपने कार्य कौशल में क्या होता है, निपुण होता है। यानी कि टीचर क्या होते हैं, अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं, निपुण होता है, इसलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यानी कि एक क्लासरूम में मान लीजिए कोई कम कम समय में समझता है बालक, और कोई क्या है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, तो इन दोनों को क्या करेगा, जो टीचर होगा वो इन्हें क्या करेगा, समझाने का प्रयास करेगा। यही बात शिक्षक के विषय में भी लागू होती है, वह छात्रों को उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता दे सकता है। ठीक है, कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता कि मेरा बालक न पढ़े, सब चाहते हैं कि पढ़ लिख के, निस्वार्थ भावना से ही एक क्या होता है, शिक्षक के अंदर प्रेम होता है कि बच्चे पढ़ के आगे जाएं। तो वही बात है, तथा वे अपने नियमों के अनुसार अबाध गति से वृद्धि करें। यानी कि शिक्षक क्या होता है, प्योर आदर्शवादी होता है। शिक्षक क्या होता है, प्योर आदर्शवादी होता है। नेक्स्ट प्रश्न 73। 73 क्या है, देखिए, आदर्शवादी विचारक छात्रों में किन किन गुणों का समावेश चाहते हैं, यानी कि जो भी आइडियलिज्म थॉट वाले हैं वो क्या चाहते हैं, बच्चों में कैसी विकास करना चाहते हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा को आदर्शवादी किसको प्रधानता देते हैं, यानी कि थॉट वैल्यू, ठीक है, थॉट वैल्यू, आइडियल यानी कि आदर्श, ठीक है, आइडियल सेंटर्ड मानते हैं। यानी कि थॉट और वैल्यू, यानी कि जो आदर्शवाद है, अगर मान लीजिए, अगर वेन डायग्राम के माध्यम से समझें, ये मान लीजिए वेन डायग्राम है, अगर इसमें तो देखिए,
अगर वेन डायग्राम के माध्यम से समझें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, थॉट, टी से थॉट, और यहाँ से वी से वैल्यू, ये सब क्या है, आदर्श केंद्रित है। क्या है, आदर्श, यानी कि ये बड़ा वाला जो आयत है उसमें आदर्श केंद्रित है, और इसके अंदर थॉट है और वैल्यू है। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों, मूल्यों के आधार पर करते हैं। यानी कि आदर्श और मूल्य क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आदर्शवादी विचारक छात्र में निम्नलिखित गुणों का समावेश चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, बालक क्या हो, आदर्शवादी बालक, गुरु की भक्ति करे, परोपकारी हो, उच्च संकल्प शक्ति हो, न्यायप्रिय हो, ठीक है, अन्याय न करता हो, निर्णय लेने में क्या हो, समर्थ हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, सर्वहितकारी हो, मूल्यों के विश्वास रखने वाला हो, विनयशीलता हो उसके अंदर, सदचरित अच्छा चरित्र हो, ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो, और सद्गुणों से युक्त हो। ये आदर्शवादी विचारक छात्रों में गुण होना चाहिए। गुरु भक्ति, परोपकारी, उच्च संकल्प शक्ति, न्यायप्रिय, निर्णय लेने में समर्थ, सर्वहितकारी, मूल्यों के विश्वास रखने वाला, विनयशीलता, सदचरित्र, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, सद्गुणों से युक्त। प्रश्न नंबर 74 देखिए, प्रश्न नंबर 74 देखिए, प्रश्न नंबर 74 क्या है, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार अनुशासन का अर्थ बताइए। आदर्शवादी विचारकों का मत है कि अनुशासन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। छात्र का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही छात्र अनुभूति, आत्मानुभूति या आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं है, वे प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में हैं। वे नियमित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का आशय है, नम्रता है, शिष्टता है, और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना, जिससे छात्र शालीन बन सके। ये क्या है, आदर्शवादी विचारकों के अनुसार अनुशासन का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न 75। 75 क्या है, प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय का व्यवस्था स्वरूप तथा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। देखिए, तो प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय का स्वरूप और व्यवस्था, तो प्रकृतिवादियों का मत है कि विद्यालय का स्वरूप एवं व्यवस्था विद्यालय की प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि प्रकृतिवादी हैं तो विद्यालय के प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। वास्तविक विद्यालय को तो स्वयं ही प्रकृति है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करती है। फिर भी यदि औपचारिक शिक्षा देने वाले सामाजिक विद्यालय की कल्पना की जाए तो वह कृत्रिमता एवं औपचारिकताओं से विहीन होना चाहिए। कक्षा, वर्ग, समय सारणी, परीक्षा आदि का बंधन नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रकृतिवादी मानते हैं कि 40-45 मिनट का जो घंटी होता है, ये सारी चीज़ों का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि ये क्लास में इतना टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि औपचारिकता पर बल नहीं देता है प्रकृतिवादी। ये कहता है कि क्लास की प्रकृति कैसा है, प्रकृति इन द सेंस मतलब बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं और बच्चे का विकास कैसे होगा। फिर भी यदि औपचारिक शिक्षा देने के वाले सामाजिक विद्यालय की कल्पना की जाए तो वह कृत्रिमता एवं औपचारिकताओं से विहीन होना चाहिए। कक्षा व समय सारणी का बंधन नहीं होना चाहिए। विद्यालय में बालक बालिका दोनों को सम्मिलित कर शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक में आत्मानुशासन की भावना का विकास हो तथा वे अपने प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार विकास कर सकें। ये सब क्या होती है, प्रकृतिवाद होती है। नेक्स्ट प्रश्न 76 देखिए, प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, 2 नंबर में आता है। और टेलीग्राम में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग
पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चल जाए फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लास यहाँ पे लिया गया है। शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, 2022 में पूछा है। शिक्षा में क्या करना है, प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन करना है अथवा आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का वर्णन कीजिए, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो देखेंगे आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद का योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न एजुकेशन। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या जाएगा, योगदान होता है। आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान को संक्षेप में निम्नोक्त ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पहला क्या है, पहला देखेंगे, प्रकृतिवादी विचारधारा के कारण ही वर्तमान समय में शिक्षा में बालकों के स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता, क्रियाशीलता एवं खेल विधि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रकृतिवादी यानी कि देखिए नेचर से जुड़े हुए चीज जो होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और एक्सपीरियंस, बच्चा क्या करेगा, करके सीखेगा, चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस करेगा। क्रियाशीलता यानी कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए उसकी एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड और खेल विधि, ठीक है, प्ले वे मेथड, ये सब क्या है, प्रकृतिवादी विचारकों का ही खोज है या देन है। तो प्रकृतिवादी का योग, आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवादी यही योगदान दिए हैं कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके, अनुभव करके पढ़ सके, क्रियाशीलता हो उसके अंदर, चीज़ों को करने की क्षमता उत्पन्न हो और खेल खेल में शिक्षा हो। प्रकृतिवाद को ही ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता देने का श्रेय है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृतिवाद को क्या, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता। तो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पर आधारित शिक्षा पर बल देना किसका मुख्य कार्य रहा है, प्रकृतिवादियों का रहा है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक यानी कि शिक्षा में साइकोलॉजी एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय भी प्रकृतिवाद को कहीं न कहीं जाता है। यानी कि शिक्षा में जो भी, एजुकेशन में जो भी साइकोलॉजी आया, साइकोलॉजी मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, बच्चों के व्यवहार को पढ़ने का, उनके अनुभव का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान एवं मन का विज्ञान एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण यानी कि लोगों के दृष्टिकोण से, यानी कि शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से और उनके प्रकृति के अनुसार लाने का श्रेय क्या है, प्रकृतिवाद को ही माना जाता है। नेक्स्ट, चौथा देखिए, आधुनिक शिक्षा ने प्रकृतिवादी विचारधारा के बालक केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है। जब बालक स्वतंत्र रूप से सीख सके, चिंतन कर सके, अनुभव ले सके, खेल विधि के माध्यम से सीख सके, तो ये क्या है, बाल केंद्रित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर आएगा। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट, प्रकृतिवाद ने शिक्षा में शब्दों के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। प्रत्यक्ष ज्ञान कराने एवं व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान एवं व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान कराने की प्रेरणा तथा अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का विकास प्रकृतिवाद का महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। ये सब क्या आ जाएगा, ये आधुनिक शिक्षा में प्रकृतिवादियों का योगदान क्या रहा है, स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता, क्रियाशीलता एवं खेल विधि, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोण और बाल केंद्रित दृष्टिकोण, और प्रकृतिवाद ने शब्दों के स्थान पर अनुभव को, एक्सपीरियंसेस को वैल्यू दिया है। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि डायरेक्ट नॉलेज बताना है बच्चों को, डायरेक्ट नॉलेज, और व्यवहारिक क्रियात्मक ज्ञान, ठीक है, यानी ऐसा ज्ञान जो क्या हो, व्यवहारिक के साथ साथ क्या हो, क्रियात्मक हो, यानी कि उस कार्य में क्रिएटिविटी बेस्ड हो, बच्चे तर्क चिंतन कर सकें। नेक्स्ट 77 देखिए, 77 क्या है, प्रैग्मैटिज्म,
प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति बताइए। देखिए प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति, स्पेलिंग इसका ये है प्रैग्मेटिज्म। देखिए प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ना है। प्रैग्मैटिज्म, प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी दर्शन है। प्रैग्मैटिज्म क्या है? भौतिकवादी दर्शन है, यानी कि पी से प्रैग्मैटिज्म और पी से फिजिकल फिलॉसफी, क्या हो जाएगा? भौतिकवादी दर्शन, यानी कि भौतिकी के बारे में ज़्यादा बताता है। भौतिकी इन द सेंस आप जो भी अपने आसपास देखते हैं वो सब सारी चीज़ें क्या हैं? भौतिक चीज़ें हैं, तो भौतिकवादी दर्शन है। प्रयोजनवाद को आंग्ल भाषा में यानी कि इंग्लिश भाषा में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। प्रयोजनवाद को क्या कहा जाता है? प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के, यह शब्द ग्रीक भाषा के जो ग्रीक वर्ड है उसके प्रैग्मा तथा प्रैग्मैटिकोस, ठीक है, प्रैग्मा और ये प्रैग्मैटिकोस से बना है। इसमें प्रैग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य। प्रैग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। प्रैग्मैटिकोस का अर्थ है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैग्मैटिकोस का क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकेबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। यानी कि प्रैग्मा का मतलब क्या हो जाएगा? किया हुआ कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। यानी कि प्रैग्मा का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, किया हुआ कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। और प्रैग्मैटिकोस का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकेबिलिटी यानी कि व्यवहारिकता। इसका अभिप्राय यह है कि सभी विचारों सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। प्रयोजनवाद व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। यानी कि प्रयोजनवाद क्या है? व्यवहारिक दर्शन है। ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? व्यवहारिक दर्शन पे बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इजी है। प्रैग्मैटिज्म क्या है? इसका प्रयोजनवादी का इंग्लिश ट्रांसफॉर्म हिंदी रूपांतरण है। तो प्रैग्मैटिज्म मतलब प्रयोजनवाद, प्रैग्मा का अर्थ क्या हो जाएगा? किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। और प्रैक्टिकेबिलिटी का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यवहारिकता, ठीक है, जिसमें सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 78 देखेंगे। प्रश्न नंबर 78 क्या है? प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? प्रयोजनवादी यानी कि प्रैग्मैटिज्म, प्रयोजनवाद जब भी ध्यान में आए तो प्रैग्मैटिज्म, यानी कि प्रैग्मा, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्रैग्मा, ग्रीक भाषा के दो, प्रैग्मा और प्रैग्मैटिकोस। प्रयोजनवादी दर्शन पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता है। यानी कि प्रयोजनवादी क्या होते हैं? प्रैक्टिकेबिलिटी इनके अंदर होती है, व्यवहारिकता होती है। यानी कि पूर्व सिद्ध सत्य को नहीं मानते हैं। यानी कि जो पहले से परंपरा चला रहा है कि पृथ्वी गोल है, वो नहीं मानते हैं। बाद में पता चला कि पृथ्वी का शेप क्या है? जियोइड है। तो ये इस विचारधारा के हैं कि प्रयोजनवादी दर्शन पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वह व्यवहारिक सत्य को स्वीकार करता है। यानी कि जो देखता है, जो सत्य लगता है उसे ही स्वीकार करता है। वैसे आप कैसे मान लेंगे? इसके अनुसार सत्य का मूल्य व्यवहारिक होता है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। प्रयोजनवादी दर्शन के प्रतिपादक जॉन डीवी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोजनवादी के जो दर्शन है उसके प्रतिपादक, इन्वेंटर कौन है? जॉन डीवी हैं। उनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क, क्या? नॉलेज तथा माइंड स्वयं में साध्य नहीं है। यानी कि नॉलेज और माइंड क्या है? स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु क्या है? साधन है। इन्होंने मानवीय समस्याओं को के हल हेतु वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। यानी कि जो प्रयोजनवादी होते हैं ये क्या होते हैं? साइंस पे ज़्यादा बल देते हैं। एक वर्ड में अगर हम कहें साइंसवादी हैं ये। साइंसवादी मतलब प्रैक्टिकल करें, जो उन्हें लगे सत्य, जो प्रूफ हो चुका, उनके सामने प्रूफ हो। व्यवहारिकता, व्यवहारिकता को ये मानते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न 79 क्या है? प्रयोजनवाद का किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं? तो देखिए, तो प्रयोजनवाद को निम्नलिखित विद्वानों ने निम्न नाम दिए हैं। तो प्रयोजनवाद को विलियम जेम्स ने क्या कहा है? अनुभववाद या फलवाद। विलियम जेम्स ने क्या कहा है? अनुभववाद या फलवाद। जॉन डीवी ने क्या कहा है? साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद या प्रयोगवाद। ये याद करना पड़ेगा, ये नाम है। तो विलियम जेम्स ने अनुभववाद या फलवाद कहा है, और जॉन डीवी ने क्या कहा है? साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद या प्रयोगवाद। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? प्रयोजनवाद। और इसके प्रतिपादक जॉन डीवी है। प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी। ये क्या हो जाएंगे? ये प्रतिपादक हो जाएंगे। और किलपैट्रिक क्या हो जाएंगे? आपके प्रयोजनवाद। ये कहने वाले चार्ल्स सेंडर्स पियर्स। ये व्यवहारवाद या अर्थक्रियावाद। चार्ल्स सेंडर्स पियर्स ने क्या कहा है? व्यवहारवाद या अर्थक्रियावाद। ये याद रखेंगे। एक बार चलिए और रिवाइज कर लेते हैं। विलियम जेम्स अनुभववाद फलवाद, जॉन डीवी साधनवाद करणवाद, पुनर्रचनावाद। पुनर्रचनावाद को कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन या रिक्रिएशन या प्रयोगवाद। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? प्रयोजनवाद। चार्ल्स सेंडर्स पियर्स ने क्या कहा है? व्यवहारवाद या अर्थक्रियावाद। नेक्स्ट प्रश्न 80 देखिए। प्रश्न नंबर 80 क्या है? शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का योगदान बताइए। तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद की देन। आपने बहुत सारे शिक्षण विधि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आया है, जिसमें से मुख्य क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, अनुभव द्वारा सीखना सिद्धांत, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, डायरेक्ट मेथड, ये सब मेथड आपने पढ़ के आया है। देखिए, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन फील्ड ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि क्या करते हैं? हमारे पास जो कंटेंट है या ज्ञान है, उसको क्या करते हैं? आसान तरीके से विद्यार्थी के सामने पेश करने की या प्रोसेस बताने की, आसान प्रोसेस में बताने का युक्ति है। शिक्षण विधि क्या है? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति है जो कठिन चीजों को क्या करती है? आसान बनाती है। ठीक है। इन कठिन से आसान बनाने में बहुत सारी जो विधियां होती है, उन्हीं को शिक्षण विधि होते हैं, जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। तो शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका मत है कि शिक्षण में छात्रों की रुचि होना चाहिए, योग्यता और अभिक्षमता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और स्वतंत्र ढंग से अधिगम करने में छात्रों की मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से बालक अपनी प्रकृति के अनुरूप स्वाभाविक ढंग से विकास करने में समर्थ होगा। संक्षेप में प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों को निम्नलिखित ढंग से समझाया जा सकता है। देखिए, वही बात। तो प्रकृतिवाद यानी कि जो प्रकृतिवादी दर्शन है, जौन जौन शिक्षण विधि आता है वो बताना है। क्रिया विधि, मैकेनिज्म। तो प्रकृतिवादियों ने क्रिया विधि को अधिगम की यानी कि लर्निंग की महत्वपूर्ण विधि माना है। प्रकृतिवादी निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करते हैं तथा क्रिया विधि द्वारा सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करते हैं। प्रकृतिवादी क्या करते हैं? करके सीखने में विश्वास करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? आत्म अधिगम विधि। प्रकृतिवादी इंद्रियों को विशेष महत्व देते हैं। प्रकृतिवादी इंद्रियों का ज्ञान द्वार मानते हैं और पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं। इसलिए बालकों के ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए स्व अधिगम विधि का समर्थन करते हैं। भ्रमण विधि। तीसरा कौन सा विधि है प्रकृतिवादियों का? भ्रमण विधि। तो प्रकृतिवादी भ्रमण शिक्षा विधि को अधिक प्रभावशाली या उपयोगी मानते हैं। प्रकृतिवादी विचारक विभिन्न स्थानों पर जाकर प्राकृतिक घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप को देखकर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थन करते हैं। अतः यह भ्रमण विधि को शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि मानते हैं। चौथा विधि क्या है? खेल विधि। प्रकृतिवादी सीखने में खेल को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। शैशवावस्था खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल खेल में बालक बहुत कुछ न जान व समझ सकते हैं। ये सब क्या जगह? खेल विधि। इस प्रकार हम लोगों ने
80 प्रश्न जिसमें प्रकृतिवाद की देन पड़े हैं शिक्षण विधि में। तो जो भी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए शेयर, अपने क्लासमेट और प्रशिक्षुओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।